नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम भारत के भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट इसमें हमारे एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा डिटेल है भी नहीं, इसलिए आप उसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने स्किप किया है, तो यहाँ चैप्टर 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत के भौतिक भूगोल की संरचना और भूआकृति विज्ञान के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो जितनी भी पीडीएफ फाइल है, जैसे मैंने 6 से लेकर 11 तक की ज्योग्राफी पढ़ाई है, आपको सभी एनसीईआरटी किताबों का, ज्योग्राफी एनसीईआरटी किताबों की पीडीएफ फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज हम 11th की शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि जैसे भारत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भारत की जैसे किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस प्रकार का हमारा स्थल बना, कौन कौन से यहाँ पे स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर देखें तो भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? भूवैज्ञानिक काल का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो इंडियन प्लेट है वो किस प्रकार बनी है, इन पे कौन सी स्थलाकृतियाँ बनी है। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय खंड की, जैसे आप आराम से यहाँ पे डायग्राम पे देखते जाना। जैसे आज का जो इंडिया हमारा, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, और आज का जो इंडिया है रफली बना रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जैसे है। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय खंड बना था। यदि हम इंडियन प्लेट की बात करें, मुख्य इंडियन प्लेट की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है ये सबसे पहले था हमारा। जब गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट अलग हुई, आप जानते हो ना, पहले हम पढ़ के आए हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये सबसे पहले पेंजिया के रूप में थी। पेंजिया का विभाजन हुआ 2 भागों में, एक तरफ ऊपर चला गया कौन सा, अंगारा लैंड या लोरेशिया, नीचे वाला पार्ट बचा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट बाद में मूव करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इंडियन प्लेट जब मूव करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार, यही मूल भूमि थी हमारी। पहले हिमालय और मैदान नहीं बने हुए थे। सर्वप्रथम यदि हम एक टाइम स्केल में देखें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें, या भौगोलिक जो जियो स्केल एक बोलते हैं टाइम स्केल, उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रायद्वीपीय खंड ही सबसे पहले बना था, जो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। ठीक है, सबसे पहले ये बना था। अब ये जानते हो, जैसे ये आगे बढ़ा, इंडियन प्लेट जैसे आगे बढ़ी, तो आप जानते हो कि 33 महासागर कैसे बना था? जब पेंजिया का विभाजन होता है, जैसे ये पेंजिया का 2 भाग में विभाजन होता है, तो यहाँ पे एक उथला सागर, यानी जो चारों ओर पैंथला सागर जल था ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आता है, एक उथला सागर बनता है। और जब इंडियन प्लेट आगे बढ़ती है, इंडियन प्लेट जब आगे बढ़ती है तो 33 महासागर पर दबाव डालती है। जब 33 महासागर पर दबाव डालेगी, तो हमने प्लेट विवर्तन सिद्धांत में क्या पढ़ा कि जब एक प्लेट ओशियन प्लेट हो, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, तो ओशियन प्लेट क्या होगी, नीचे धसेगी और ज्वालामुखी फूटेगी, और ज्वालामुखी पर्वतीय श्रृंखला बन सकती है। जो सर्वप्रथम जब हिमालय बना था, महान हिमालय की यदि बात करें, जब महान हिमालय बना था, तो उसके अंदर द्रास, जैसे आज जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उसमें भी ज्वालामुखी के साक्ष्य हैं। आज तो आप जानते हो कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो दोनों प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसमें क्या होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे के नीचे नहीं धसेगी, बल्कि क्या होगा, फोल्ड होगा इसमें। ये हम पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। उससे पहले भी 6th 7th 8th की एनसीईआरटी में जब ऐसे टॉपिक आए, हमने वहाँ विस्तार से जाना था। तो आप डायरेक्ट यदि इसको समझने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आएगा। आपको 6 से लेकर पहले वाली जो 7th 8th 9th 10th की जो एनसीईआरटी है, 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये बात समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या था, ये जैसे हमारी प्राचीन भूमि है, गोंडवाना लैंड जो है, उसका पार्ट हमारा है प्रायद्वीपीय पार्ट, ये बना। उसके बाद में जब ये आगे की ओर मूव करता है, 33 महासागर के साथ इसका टकराव होता है, तो भारत की जो प्लेट है उसके नॉर्दर्न साइड में क्या बनता है, हिमालय बनता है। महान हिमालय सबसे पहले बनता है, बाद में लघु हिमालय बनता है, फिर शिवालिक बनता है। और जब पर्वत के नीचे एक जैसे पर्वत है, जैसे सबसे पहले महान हिमालय बना, फिर क्या बना, लघु हिमालय, फिर शिवालिक बना। ठीक है, तो इसके साउथ में क्या था, एक गड्ढा, एक 2 किलोमीटर का एक गहरा गड्ढा बना। आप जानते हो पर्वत के पास में घाटी होती है या ट्रेंच होता है, तो ये गड्ढा क्या होता है, जब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा भरा जाता है, तो फिर बनते हैं महान मैदान। तो ये भारत के ऐसे स्थलाकृतियाँ हैं। इस प्रकार की जो है भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर हमने ये देखने की कोशिश की कि भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंड है। तो ये तो हमने समझा। थोड़ा सा मैं यहाँ डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको कौन सा खंड है, प्रायद्वीपीय खंड है। तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। या आप कह सकते हो कि प्राचीन भूमि का जो भारतीय भूमि है ना, वो ये सबसे पहले क्या था, प्रायद्वीपीय पठार ही था, या प्रायद्वीपीय खंड था। प्रायद्वीपीय पठार वगैरह तो इसके पार्ट है। ये किसका बना था, निस और ग्रेनाइट का, नाइस या ग्रेनाइट का, या निस भी बोलते हैं इसको। ग्रेनाइट यानी कठोर, एक कह सकते हैं चट्टानों से बना हुआ है, आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, ग्रेनाइट क्या, आग्नेय चट्टान है, तो कठोर चट्टानों से बना हुआ है।
इसके अलावा इसमें क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार यदि हम देखें तो कच्छ से लेकर, पश्चिम में कच्छ से लेकर राजस्थान के अरावली से होते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ करबी एंगलोंग पठार है जो असम में है, ठीक है, मेघालय पठार के आगे, वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। जैसे यदि हम बात करें, एक बार एक इंडिया का मैप बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, रफली मतलब बना लिया करो आप मैप पर, जब ऐसे क्वेश्चन आए मेंस में तो एक मैप बना के आप चीज़ों को समझाओगे तो नंबर आपके मेंस में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अभी रफली बना रहा हूँ, ऐसा कोई है नहीं कि भाई बहुत सुंदर बनेगा यहाँ पे मैप, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो हमारा ये प्रायद्वीप पठार है ना, ऐसे था, मतलब पुराने समय में देखिए हम त्रिभुज के आकार का, ये है प्रायद्वीप पठार। बाद में जैसे ये यहाँ पे बना हिमालय बना, बाद में फर्स्ट पोजीशन पर हमारे यदि टाइम स्केल के हिसाब से देखिए प्रायद्वीप पठार, बाद में हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ, और बाद में मैदान जो है, ये जो क्षेत्र है ना, इसमें यहाँ से प्रायद्वीप पठार की नदियाँ और हिमालय नदियाँ इस गड्ढे को भरती है। यहाँ पे गड्ढा था एक, ठीक है, ट्रेंच या गहरा गड्ढा था 1-2 किलोमीटर का, इसको भरने से क्या बने, जलोढ़ निक्षेप यहाँ जमा हो गए, अवसाद जमा हो गए, तो मैदान बने। तो ये मुख्य रूप से हम 3 मतलब देखते हैं, 3 अपनी प्रमुख भूखंड है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा और भी कि नर्मदा, तापी और इनकी महानदी की रिफ्ट वैली पे, रिफ्ट वैली किसको बोलते हैं, जैसे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, और जब ये एक तरह से ये कह सकते हैं इंडियन प्लेट का पार्ट है, जब इंडियन प्लेट की गति यूं है, इसका धक्का लगता है, तो ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, तो इस पर भी क्या होंगे, फोल्ड होंगे, ऐसे फोल्डिंग होगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखो ना, आप एक कागज़ लो, एक तरफ से एक हाथ से दबाओ, दूसरी तरफ से उस कागज़ को धक्का मारो, तो उसमें फोल्डिंग होने लग जाएगा, फोल्ड होने लग जाएगा वो, ठीक है। तो फोल्ड होगा तो ये प्लेट भी फोल्ड होने लगती है, तो कहीं क्या होता है, उभार आता है, यानी ऊंचा, एक तरह से कह सकते हैं, कहीं पे ऊंचाई बढ़ती है और कहीं पे गहराई, यानी मतलब गड्ढे या रिफ्ट वैली बनती है, घाटी बनती है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको अपनीति और अभिनीति बोलते हैं ऐसे, मतलब ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ पर्वत ऐसे उठे, सतपुड़ा वगैरह इनको मानते हैं कि इनकी ऊंचाई बढ़ी, और रिफ्ट वैली ये हो गई, मतलब यहाँ से फिर नदियाँ बहती है। तो रिफ्ट वैली में जो नदियाँ बहती है ना, वो क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। मतलब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा तो तब बनाएगी ना, नदियाँ काट के अपर्दन करके, मतलब सागर में जाने से पहले क्या करती है, अपर्दन का जमाव करती है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। जबकि नर्मदा, तापी और महानदी तो ऑलरेडी रिफ्ट वैली में बहती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझ सकते हो कि ऑलरेडी कोई नाली बनी हुई है, नाली में पानी बह रहा है, तो जब नाली में पानी बह रहा है तो उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा अपना रास्ता बनाने के लिए, तो डेल्टा कहाँ से बनाएगी, कहाँ से अपर्दन होगा, कहाँ से निक्षेपण होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी में आगे है जैसे हिमालय, सेकंड पार्ट देखे हमने देखा अभी कि सेकंड हिमालय बना था। हिमालय कैसे बना, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, और सबसे पहले इंडियन प्लेट के आगे क्या था, 33 महासागर था। तो 33 महासागर जब तक था तो थोड़ा बहुत ज्वालामुखी वगैरह बनी। याद रखना, जब एक प्लेट ओशियन और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो तो निश्चित रूप से ज्वालामुखी फूटेगी, क्योंकि जो ओशियनिक प्लेट होती है भारी होती है, घनत्व द्रव्यमान ज़्यादा होता है, नीचे सबडक्ट करेगी और मेंटल वाले क्षेत्र में जाएगी, वहाँ से फिर क्या होगा, ज्वालामुखी फूटेगी। तो जहाँ जहाँ आप रिंग ऑफ फायर देखते हो तो वहाँ पे ओशियनिक प्लेट क्या है, प्रशांत महासागर, और वो आप साथ में जो उसके महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, तो रिंग ऑफ फायर बन रहा है। तो लेकिन अभी नहीं है, आप अभी लॉजिक लगाओ ना कि यार हिमालय में अभी कोई ज्वालामुखी के साक्ष्य नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, तो अभी दोनों प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या है, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों में से कोई भी सबडक्ट नहीं होगी, ज्वालामुखी नहीं फटेगी, तो क्या होगा, फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग माउंटेन, ऊंचाई बढ़ेगी। आपने सुना ना कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसी कारण बढ़ रही है कि इंडियन प्लेट पुश, मतलब एक तरह से धक्का लग रहा है इंडियन प्लेट के किस तरफ, यूरेशियन प्लेट की ओर, और ये दोनों क्या हो रहा है, इन दोनों के टकरार से क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, फोल्ड होने से ऊंचाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो ये आसान भाषा में हम समझ रहे हैं, और ये समझना भी चाहिए, ऐसे ही पढ़ना चाहिए आसान भाषा में, मतलब ठीक है। तो हिमालय क्या नवीनतम भूवैज्ञानिक संरचना है, और ये अभी भी इसमें प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के कारण हलचल जारी है। आज भी आप देखते हो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के कारण कई बार क्या आता है, भूस्खलन भी आता है, मतलब चट्टानें खिसकती है। इसके अलावा यहाँ पे मतलब ये हो गया, यहाँ पे चलता रहता है। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र कैसे बने, तो देखो सबसे पहले यदि आप समझना चाहो तो जैसे पहले महान हिमालय बना, ठीक है, महान हिमालय बना, ठीक है, महान हिमालय जब बना तो इसके अंदर शुरुआती साक्ष्य ज्वालामुखी के मिलते हैं। द्रास क्षेत्र ऐसा है जब मुख्य में, जहाँ पर ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि साक्ष्य हैं। और स्वाभाविक बात है कि जब 33 महासागर इंडियन प्लेट के आगे के पार्ट में था, देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये इंडियन प्लेट है मानो, तो ये इंडियन प्लेट का आगे का पार्ट क्या है, जल वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जल है, जल होगा, और ये इंडियन प्लेट मुख्य प्लेट हो गई, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, आगे क्या था, 33 महासागर, ठीक है, 33 महासागर था। आगे प्लेट कौन सी है, आगे प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे है। तो जब इस प्लेट का धक्का लगेगा इस प्लेट पर, तो ये क्या होगा, जो 33 महासागर है ना वो नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो थोड़ा बहुत ज्वालामुखी फूटेगी, ठीक है, ये बना। लेकिन जैसे ही मतलब आगे की संरचना बढ़ेगी, फिर देखो आगे 33 महासागर खत्म हो गया, अब प्लेटें कौन सी है दोनों,
अब दोनों प्लेटें हैं क्या, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या होगा, नीचे कोई नहीं जाएगा, ये उसका ऊपर धक्का लगेगा इस पर, या तो फोल्डिंग होगा। तो बाद में जब यहाँ पे हिमालय बनता है, महान हिमालय ऐसे बनता है ऐसे यहाँ पे, तो सबसे पहले महान हिमालय बनता है जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। जितनी भी चोटियाँ 8,000 से ऊपर या 7,000 से ऊपर जितनी चोटियाँ, वो महान हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो महान हिमालय ऐसे बना था। शुरुआत में थोड़े बहुत साक्ष्य ज्वालामुखी के, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट के धक्का लगा तो जितने भी अवसादीकरण है, किसमें फोल्ड चेंज हो गया, किसमें माउंटेन में फोल्ड वलित पर्वत श्रृंखला में बदल गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ गड्ढा बनता है, तो इस गड्ढे जब मतलब अवसाद जमा होता है, तो अवसाद में जब धक्का लगेगा तो ये लघु हिमालय में चेंज हो गया। ठीक है, लघु हिमालय बना, बाद में यहाँ पे गड्ढा भर गया तो इसका शिवालिक बन गया। तभी देखना आप, मतलब मटेरियल कम हो गया, तो शिवालिक की ऊंचाई कम क्यों है, क्योंकि गड्ढा भी उतना गहरा नहीं था, जो अवसाद वो भी कम था, धक्का लगा तो शिवालिक बना। और शिवालिक के साउथ में क्या था, एक और गड्ढा बना, ट्रेंच बना, गड्ढा, जिसको हिमालयी नदियों के द्वारा भरने के बाद में या प्रायद्वीपीय नदियाँ भरने के बाद में जो अपना सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, वो बना आज का। तो देखो, पर्वतों के दक्षिण में समानांतर रूप से आपको मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको हम कह सकते हैं कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ या मुख्य नदियाँ हैं, ये वो क्या करती है, मतलब बनाती है। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट हो गई। अब देखो अपनी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, फिर यहाँ पे क्या आया, ये जो गहरा गड्ढा था किससे भर गया, कचरे से भर गया, मतलब अवसाद से बन गया। अवसाद से कैसे भरा, यहाँ से भी नदी आती है, और यहाँ पे जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप पठार है ना, उससे भी नदी आती है, चंबल, बेतवा, केन, यमुना। यमुना तो चलो ऊपर से आती है, ठीक है। यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना की जो सहायक नदी है, चंबल, केन, बेतवा है ना, वो आती है प्रायद्वीपीय पठार से, इसको भरती है। तो ये क्या बना, भारत का मैदान, भारत का मैदान बना। फिर क्या आता है, इधर विंध्याचल, मतलब ये विंध्याचल, सतपुड़ा आगे साउथ की तरफ बहते हैं, तो ये हमारी सलाह करती हैं। ऐसे हम इसको ग्राफ में देखें तो ऐसा बनता है सिंपल वे में। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में कहते हैं कि ये भू अभिनीति गरत है। भू अभिनीति गरत का मतलब यही हो गया ना, जैसे ये मतलब गरत हो गया, भू अभिनीति गरत हो गया कि प्लेटों के खिसकने से या प्लेट विवर्तन सिद्धांत के कारण क्या होता है, गड्ढा बना, फोल्ड होने से, या मतलब एक तरह से रिफ्ट वैली तो नहीं कहेंगे इसको, ट्रेंच बोलेंगे इसको, कि पर्वत के किनारों पर, पर्वत के मतलब पर्वत पाद क्षेत्र होता है, वहाँ पे एक ट्रेंच है, गड्ढा है। ठीक है, भू अभिनीति गरत बोलते हैं उसको सामान्य भाषा में, बाकी इसका अलग अर्थ होता होगा। हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा अवसादीकरण, हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये गड्ढा भरने के बाद में जो मैदान बना है, जलोढ़ मैदान, और इसकी औसत गहराई 1 से 2 किलोमीटर है, या 1,000 से 2,000 मीटर है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यदि मेंस में ऐसा आया कि आप भूवैज्ञानिक मतलब बताओ, भूवैज्ञानिक संरचना या भूवैज्ञानिक खंड बताओ भारत के, तो आपको इस तरीके से बताना है। और यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भू आकृतिक प्रदेश क्या है, फिजियोग्राफी बोलते हैं इसको, कि भारत की फिजियोग्राफी क्या है, और वो था मतलब जियोलॉजिकल ऐसा कुछ था, मतलब टाइम स्केल के हिसाब से था। तो फिजियोग्राफी जो वर्ड है ना, फिजियोग्राफी वर्ड का मतलब होता है कि जैसे एक क्षेत्र होता है, उस पर वहाँ की मतलब किस प्रकार का वहाँ की ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, कैसे लोग रहते हैं, लोगों की क्या सेंस करती है, क्या उनका इकोनॉमिक या आर्थिक व्यवसाय है, किस प्रकार की कृषि करते हैं, है ना, किस प्रकार का रहन सहन है, कपड़े हैं, संस्कृति, आवास वगैरह, वो सब शामिल होता है उसमें मुख्य तौर पर देखें तो। ठीक है, फिजियोग्राफी में ये आता है। एक्चुअल में जब फिजियोग्राफी आई तो आप इन चीज़ों पर बात कर सकते हो, लेकिन मुख्य फोकस किस पर करना है, ज्योग्राफी वाली चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, तो भारत की यदि भूआकृतिक प्रदेश की बात करें तो इसमें 6 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी का पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनको 6 भागों में हम बांट सकते हैं। यदि मेंस में ऐसा क्वेश्चन, वैसे तो यूपीएससी में तो नहीं आने वाला है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यूपीएससी में जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, यदि आप कुछ क्वेश्चन पेपर लगातार देखते हो मेंस के एग्जाम में, तो क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक प्लस करंट, मतलब जैसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, इनके बारे में बताओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसके कारण मतलब इन क्या फिजियोग्राफी में बदलाव आएगा, क्या यहाँ पे जल संकट आएगा, ऐसा करके आएगा। जबकि आपकी पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि यार आप ना हिमालय पर्वत श्रृंखला उसके बारे में बताइए, उसकी फिजियोग्राफी के बारे में बताइए, उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताइए। फिर पीसीएस एग्जाम में अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस यूपीसी मेंस में नहीं आते। आप चिंता मत करो, यूपीसी मेंस एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको आपको रटना पड़े। प्री में जरूर रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन मेंस की एग्जाम एकदम मस्त वाली होती है। यूपीसी के अंदर ये तो फ़ायदा होता है, जबकि हम स्टेट पीसीएस की एग्जाम देते हैं तो उसमें मेंस में भी हमें रट्टा मारना पड़ता है, कितने डाटा फैक्ट रटने पड़ते हैं। लेकिन यूपीसी मेंस आपको अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पे कि आप अपने विचारों को व्यक्त करो, अच्छे मतलब विचारों को व्यक्त करो। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें विशेष तौर पर हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो देखो यहाँ पे डायग्राम है।
अब जैसे ही एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम आते हैं ना, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे जब भी डायग्राम आते हैं तो मैं एक बात बताता हूँ हमेशा कि ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क से मतलब क्या है कि मैप मैप में जो भी कुछ लिखा हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मेरी तैयारी की जब शुरुआत हुई थी, जब मैंने 2011-12 में तैयारी की शुरू किया था मैंने, तो मैं इतनी मतलब शुरुआत में 2-3 साल तक इतनी ज़्यादा मैपिंग करता था, जहाँ पे भी मुझे मिला मैं मैप करता था, बार-बार करता था, रफ कॉपी में मैप बना के उसमें लिखता था, या मेरे रूम में जो मैप चिपके हुए हैं उस पे मैं वहाँ पे लोकेशन लोकेट करता था। तो इतनी ज़्यादा मैपिंग की कि आज है ना यूपीएससी के एग्ज़ाम में यदि वर्ल्ड और इंडिया से कुछ भी मैपिंग में आता है तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। सबके सब क्वेश्चन सही होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप न्यू एस्पिरेंट है, आप तैयारी का अभी शुरुआती फेज़ है आपका, तो आप ये गलतियाँ मत कीजिए। आपको जहाँ भी मैं ये सजेशन देता हूँ या बोलता हूँ ये बात है ना कि यार ये यहाँ पे मैपिंग करो, मैं चाहता तो आपको यहाँ पे धूमधाम से एकदम शानदार तरीके से मैपिंग करवा सकता हूँ, लेकिन वो कितने दिन याद रहेगी? जब तक आप खुद करके नहीं सीखोगे ना, तो वो आपके लिए मतलब कहने का क्या मतलब है, यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, घुमा के आएगा, कैसे आएगा, तो उसको आप कर नहीं पाओगे फिर। तो यहाँ पे जैसे ये आए तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कैसे करना होता है इसको। जैसे एनसीईआरटी के अंदर मैप आए तो आप ये देखो पामीर ग्रंथि कहाँ पे है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किन देशों में फैली हुई है, कुल्लू साल चीन में कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। बाद में देखो इसमें ये पर्वत श्रृंखला हमारी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे काराकोरम पर्वत है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी प्रमुख है। तो यदि हिमालय को बांटे तो इसको इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय के समानांतर एक दूसरी पर्वत श्रृंखला जो पहले से मतलब हिमालय के पहले से मौजूद थी, ऐसा कहते हैं, या हिमालय के साथ ही पहले बनी होगी, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जिसमें कैलाश पर्वत भी आता है, ठीक है। तो भारत के काराकोरम लद्दाख मुख्य तौर पे किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। जास्कर श्रेणी भी इसमें आती है, लेकिन यहाँ से अब क्या होता है फिर व्रत हिमालय शुरू हो जाता है, यानी महान हिमालय यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये महान हिमालय है। बाद में लघु हिमालय बनाए फिर, ठीक है, ऐसे। और लास्ट में बनाए शिवालिक। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई यदि हम देखें, ठीक है, तो पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में क्यों है? ये क्वेश्चन आ गया मान लो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में तो ज़्यादा है, दिख रही है देखो, जबकि पूर्व तक होते होते ये ऐसा लगता है कि महान हिमालय लघु हिमालय शिवालिक आपस में मिल जाती है, यानी चौड़ाई कम है। इसका दोस्तों कारण था, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इसका कारण था, जैसे ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, तो सर्वाधिक क्या हुआ, जैसे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी पहले, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये वाला जो पार्ट है ये टकराया था यहाँ पे आके, इसको बोलते हैं मतलब, हाँ, ऐसा एक कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं कि द डोर स्लैमिंग शट, मतलब ऐसा लगा मानो दरवाज़ा बंद हुआ हो फास्ट, मतलब ये इसका यहाँ पे घुमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घुमा, और ये पार्ट पहले टकराने के कारण इसमें क्या हुआ, यहाँ से मतलब चट्टाने टकराने से क्या हुआ, एक तरह से संकुचित हो गई चट्टाने, है ना। इसलिए जो ये हिमालय बड़ा है यहाँ पे, जबकि ये हिमालय आके यहाँ पे पूर्वी हिमालय आके चट्टाने, इसीलिए याद रखना, सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं या भूकंप की घटनाएं जब इस क्षेत्र में होती है तो भूस्खलन की घटनाएं होती है यहाँ पे, सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं पूर्वी हिमालय की ओर ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे चट्टानें क्या चूर्णित अवस्था में, उसका रीजन क्या है कि इंडियन प्लेट सर्वाधिक सबसे पहले आके इस क्षेत्र में टकराई थी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से इसका घुमाव होकर पहला जो टकराव हुआ था, पहला जो टकराव हुआ था, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और ये मतलब ऐसे था, मतलब पहला टकराव किस तरफ हुआ था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हुआ था। इसीलिए देखना आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये गैप देखना, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये देखो, ये जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, ये गैप दिख रहा है यहाँ पे, बांग्लादेश जहाँ पे बना हुआ है, माल्डा गैप बोलते हैं इसको शायद। तो ये गैप क्यों बना, क्योंकि ये पहले टच में था यहाँ पे और ये घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, टकरा गया, टकराने से क्या हुआ, यहाँ पे चट्टानें संकुचित होगी या चूर्णित अवस्था में होगी, इससे सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं नॉर्थ ईस्ट हिमालय की तरफ होती है। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसे। तो ये हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर क्या हो गया आपका ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। और हिमालय शिवालिक के दक्षिण में क्या हो गया आपका मैदान, जैसे अभी पहले में हमने ग्राफ पढ़ा था ना, उसको मैप में दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन क्या होगा, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि नामचा बरुआ है ना चोटी, ये कहाँ पे आपको पता है, जैसे सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में आती है ना आगे, तो ये नामचा बरुआ पर्वत यहाँ पे जब खड़ा है तो आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो यू टर्न ले लेती है यहाँ से। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि जहाँ से ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी के रूप में जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो कौन सा वहाँ पे चोटी है, कौन सी ऐसी चोटी है, नामचा बरुआ है। यहाँ पे नंगा पर्वत होगा, नग्गा ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ काराकोरम, काराकोरम की चोटी सब सर्वाधिक ऊंची कौन सी है, K2, जिसको गोडिनास्टिन भी बोलते हैं, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है K2 गोडिनास्टिन। लेकिन आप ये जानते हो कि ये POK पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी, ठीक है। और कंचनजंगा मतलब ये शायद भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए मकालू कहाँ पे, एवरेस्ट पर्वतमाला नेपाल हिमालय में है, धौलागिरी अन्नपूर्णा नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेट है। तो ये लोकेशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे नदियाँ दी गई ना, तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला, ऐसा कुछ ना सकता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक या पीर पंजाल, मतलब ऐसे यूपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
कि आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रृंखलाओं को नाम पूछ ले। तो जब आप लोकेशन यहाँ पे डालो ना, तो आपको ये काम करना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम ये करके देख लो, खुद दिमाग लगा के देख लो, रफ कॉपी में कर लो, कैसे भी कर लो। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें, जैसे ये 3 पर्वत श्रृंखला है, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय पठार का पार्ट है। ये तीनों जनजातियाँ भी हैं, तीनों भाषाई क्षेत्र भी हैं, मतलब 3 गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे तीनों की जनजातियाँ भी हैं और उनकी भाषा भी है, तो उनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा। तो ये मेघालय का पठार है और यहाँ पे फिर कार्बी एंग्लोंग का पठार है, असम के अंदर है। तो जो अपना अभी हम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का यहाँ तक विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ तक विस्तार है, मेघालय और कार्बो एंग्लोंग तक यहाँ पे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये हो गया, हमने देख लिया, लोकेशन देख ली, ठीक ठाक देख ली लोकेशन। नदियों को भी ऐसे देखा करो कि ऊपर से उत्तर से दक्षिण में नदियाँ कौन सी है, सबसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। कभी कभी ऐसे क्रम पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा सही है, गलत है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे देखो आप मध्य इंडिया में आओ, मध्य भारत में आओ, जहाँ से ऊपर देखो मालवा का पठार है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा है। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नर्मदा नदी किन दो के बीच में से बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से बहती है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मैकाल श्रेणी कहाँ पे है, छोटानागपुर का पठार देखो यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जनता श्रेणी हो गई, गोदावरी नदी कहाँ से बहती है, कृष्णा नदी कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी, किस पर्वतमाला की है, अन्नामलई की। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और इसमें देखो कार्डमम, कार्डमम देखो आपने इस साल देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था कहाँ पे, सीपीएफ का क्वेश्चन आया था, एक सीएपीएफ जो लगता है ना, असिस्टेंट कमांडेंट 2021, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कार्डमम बना, कार्डमम पहाड़ियाँ किस मतलब पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए, कुछ लोग पूर्वी घाट का करके आ गए, है ना, तो पश्चिमी घाट का पार्ट है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आज भी यूपीएससी पूछता है। आपको लोकेशन करना चाहिए, बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए इसमें। ज्योग्राफी के मैं ये मानता हूँ 80% क्वेश्चन आपकी मैपिंग के होंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लगभग क्वेश्चन मैपिंग से जुड़े होते हैं। यदि आप ईमानदारी से मैपिंग करते हो, यहाँ पे यदि मैं पढ़ाने लग गया इनको तो 2 4 5 घंटे लग सकते हैं, और मैं आपसे करवाऊंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप करो, यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है आने वाले 1 2 साल में ही, तो मेहनत करो यार, जो सजेशन दे रहा हूँ उनको इम्प्लीमेंट करो। अदरवाइज आपको ये लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीडीएफ फाइल मिल गई, टेलीग्राम से आराम से डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। सिंपली बात यह है कि जब तक खुद नहीं करोगे, खुद एनसीईआरटी 5 बार नहीं पढ़ोगे, खुद मैपिंग नहीं करोगे, तो नंबर नहीं आने वाले, ना प्री में आने वाले, ना मेंस में आने वाले। वैसे भी यूपीसी का कंपटीशन बहुत टफ है, कोई शक ही नहीं है इसमें, तो टफ तो है ही, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोकेशन है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। इसमें देखो आगे हम देखें, जैसे ये तटीय मैदान है, तो तटीय मैदानों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है उसको नाम कोरोमंडल तट नाम दिया गया है। आगे उड़ीसा वाले को उत्तरी सरकार या उत्कल तट बोला जाता है, यहाँ वाले को मालाबार तट बोला जाता है, यहाँ वाले को कोंकण तट बोला जाता है। महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण तट हो गया, कर्नाटक और केरल का मालाबार तट हो गया, यहाँ पे गिर या मतलब गुजरात वाला तट हो गया, तो ऐसे भी नाम से जाना जाता है। तो ये मैपिंग वाला काम हो गया जिसमें पूरी भारत की फिजियोग्राफी दिखाई गई है। देखो यहाँ पे और भी पर्वत श्रृंखला देखो, पटकोई बूम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नागा श्रेणी कहाँ पे, नागालैंड में। मिजो श्रेणी मिजोरम में, ठीक है। कोसी नदी कहाँ से आ रही है, तीस्ता नदी का लास्ट ईयर क्वेश्चन था, पहले भी यूपीसी में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं मैपिंग वाले क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, एग्जाम्पल भी बता दिया है कि कैसे इनको देखना है। थोड़ा सा मैपिंग करो अच्छे से। मैपिंग के कोई बुक हो आपके पास, कोई ऑक्सफोर्ड का या कोई भी एटलस हो आपके पास, आजकल गूगल करोगे तो गूगल से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन कोई एक मैपिंग वाला हो तो अच्छा रहेगा आपके पास, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय इसमें दिया गया है, जैसे ऊपर देखना आप, पश्चिमी हिमालय की यदि बात करें तो देखो ये भी यहाँ पे भी मैपिंग का बहुत अच्छा है। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो देखो सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और काराकोरम की ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी गोडिनास्टिन केटू, जिसको भारत की भी सर्वाधिक ऊंची चोटी माना जाता है, ठीक है। बाद में देखो लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, लद्दाख है और जास्कर है। और यहाँ पे देखो सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है। वैसे यदि सही से देखें इनको, इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको क्या होगा, बहुत सारे, एक सेकंड, यहाँ पे यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे दरें होंगे काफ़ी, जैसे जोजिला दरा है, ठीक है, यहाँ पे जोजिला दरा है। और भी दरें बहुत सारी एनसीईआरटी में, बारालाचा हो गया यहाँ पे, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पे हो गई, नदियों का वहाँ पे आ गया। तो ऐसी मैपिंग आपको करना है, ठीक है। दरा पर्वत श्रेणी कौन सी कहाँ पे, नदियाँ कहाँ पे, ये आपको मैपिंग करनी है,
ये पहले पहले हम बात कर रहे थे जो पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे ना, कि जैसे हम बात करें, एक मिनट, यदि हम यहाँ साउथ उधर उधर से देखें, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, मतलब नॉर्थ की तरफ से देखें तो कुनलुन साल चाइना में पर्वत है, फिर तिब्बत का पठार आता है, फिर कैलाश श्रेणी यानी किसका पार्ट है, कैलाश श्रेणी और लद्दाख श्रेणी किसका पार्ट है, ये पार्ट है ट्रांस हिमालय की, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, और फिर आता है महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और जितने भी पर्यटन स्थल हैं दोस्तों इस पे हैं, जितने भी हिल स्टेशन आपको मिलेंगे अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए, किस पे, मध्य हिमालय पे हैं, क्योंकि मध्य हिमालय पर हमेशा बर्फ नहीं जमी रहती, जबकि वर्त हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है और हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ये रहने लायक नहीं है। मध्य हिमालय इसमें ठीक है। फिर शिवालिक भी टूटा फूटा है, शिवालिक ज़्यादा मतलब इस क्रमबद्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जब सर्वप्रथम जो हिमालय बना था, जब मलबा अवसाद ज़्यादा था तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ गई, बाद में कम मलबा मिला इनको, बाद में और कम मिला, फिर तो और कम मिला। भविष्य में हो सकता है भारतीय प्लेट को धक्का लगे ना, तो सिंधु गंगा का मैदान है वो भी थोड़ा बहुत खड़ा हो जाए, एक छोटा पर्वत बन जाए, भविष्य में ऐसा विद्वान कहते हैं हो सकता है, ठीक है, फिर ये मैदान आ गया। तो ये मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बताया गया है। फिर देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया कि जैसे उत्तरी पर्वतमाला जो है, इसमें महान हिमालय कहाँ पे 2500 किलोमीटर है, इधर की चौड़ाई ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन लॉजिक वाले आ जाते हैं कि पश्चिम में चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व में क्या मिक्सअप है। अभी मैंने क्या बताया था कि ये सबसे पहले यहाँ पे आके टकराया था, वही कारण नाम चबरुआ कहाँ पे, ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखा दी है। ऐसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए, पीसीएस में तो आप ऐसे डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। तो हिमालय का यदि प्रादेशिक विभाजन देखिए, ये तो हमने देखा हिमालय की संरचना और प्रारूप के आधार पर हिमालय कैसा विभाजन था, और यदि प्रादेशिक विभाजन देखिए, प्रादेशिक विभाजन का मतलब होता है कि जैसे कश्मीर हिमालय कैसा है, पंजाब हिमालय कैसा है, नेपाल हिमालय कैसा है, अरुणाचल हिमालय कैसा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कश्मीर हिमालय या उत्तरी पश्चिमी हिमालय की बात करें, पश्चिम वाले हिमालय की बात करें, तो यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी है, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। कश्मीर घाटी यहाँ पे है, कहाँ पे, किस हिमालय में, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, जैसे ये हिमालय है ना अभी ऊपर वाला, तो इसके पार्ट की बात करेंगे अब, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते सब हिमालय के बारे में जांच करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये हिमालय, तीन हिमालय है ना, तीन हिमालय ऐसे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे सबसे ऊपर वाला हम लेके आ गए कौन सा, कश्मीर हिमालय की बात करेंगे, फिर उत्तराखंड हिमाचल हिमालय की बात होगी, फिर असम हिमालय हम पढ़ने वाले नहीं, अपने काम करिए, असम सॉरी क्या, नेपाल हिमालय हमारे काम का नहीं है, फिर असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय आ गया, और फिर नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो ये हिमालय का क्या प्रादेशिक विभाजन है, और विद्वान इन्हें बांटते हैं नदी घाटियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है, नदी घाटियों के आधार पर प्रादेशिक हिमालय का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले जैसे इस हिमालय में, कश्मीर हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम सजाइए, आप अपने आप से सजाइए, ठीक है। और कश्मीर घाटी कहाँ पे, कश्मीर घाटी वर्त हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में है, कि यहाँ पे वर्त हिमालय, यहाँ पे पीर पंजाल है, इनके मध्य क्या है, कश्मीर घाटी है। वैसे भी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घाटी होती है। तो कश्मीर घाटी क्यों प्रसिद्ध है, कश्मीर घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन सी झील है यहाँ पे, कौन सा शहर है यहाँ पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण हिमालय नदियाँ भी ऊपर वाले में बाल्टोर और सियाचिन, यहाँ पे लिखना भूल गया, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है 2020-19 में ऐसा क्वेश्चन आया था सियाचिन। इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आएंगे क्योंकि ये लोकेशन चर्चा में रही है, चीन को लेकर मतलब चर्चा में रही है, तो ये है सियाचिन, याद रखना सियाचिन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि करेवा, यहाँ पे करेवा पाया जाता है, करेवा, करेवा क्या है भाई, करेवा आप कह सकते हो कि हिमानी जो होती है या हिमनद जो होते हैं उनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं ना, जैसे नदी अवसाद लाती है, मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, उसी तरह क्या होता है हिमानी या जो हिम नदियाँ होती है, ग्लेशियर जो होते हैं, हिमोडों को जमाव करते हैं, या ऐसी मिट्टी जो पहाड़ों से आती है, मतलब उसका जमाव करते हैं, अवसाद का जमाव करते हैं, उसको करेवा बोलते हैं। और करेवा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें केसर की खेती होती है, जाफरान जिसको बोलते हैं। और पेम्पोर शायद जम्मू कश्मीर के दो जिले हैं, पुलवामा या पेम्पोर, दो जिले हैं जहाँ पे केसर की सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है। तो इसके अलावा दरे कौन से हैं, जोजिला कहाँ पे, वर्ती हिमालय में, पीर पंजाल में कौन सा दरा है, बानियाल बनियाल, जास्कर में कौन सा फोटुला, और लद्दाख श्रेणी में कौन सा खरदुंगला, खारदुंगला। ये दरे हो गए आपके, ठीक है। आप ये इनकी लोकेशन मैपिंग करना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 जिले हैं, 11 जिले कौन सी है, डल और वुलर, कहाँ पे, कश्मीर श्रीनगर के आसपास, ठीक है। और 11 जिलों की यदि बात करें तो पोंगोंगसो और सुमरोरी, ये पोंगोंगसो तो अभी चर्चा में रही थी काफ़ी है ना, सुमरोरी और पोंगोंगसो, इनकी भी लोकेशन आप देखना। मैपिंग का मैं जहाँ जहाँ आपको हिंट कर रहा हूँ लोकेशन देख लेना, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। तो लवणी जिले कौन सी होगी, पोंगोंगसो और फुमरोरी, ठीक है। इसके अलावा नदियाँ कौन सी है, सिंधु उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और तीर्थ स्थानों की बात करें तो यहाँ वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ है। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में डिटेल दिए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना वैसे भी ज़्यादा रहती है।
और श्रीनगर की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी, और डल झील भी यहाँ पे श्रीनगर में ही है। दूसरा, अब हिमालय हिमालय की बात करें तो हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय की बात करते हैं तो इसमें सिंधु गंगा नदी तंत्र यहाँ पे है। इसके अलावा हिल स्टेशन देखो, मैंने पहले बात की थी कि लघु हिमालय पर ज़्यादा मिलेंगे। हिल स्टेशन इस क्षेत्र में भी है, धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन और रानीखेत। और इसके अलावा दून है यहाँ पे। दून कौन सा है? दून है अनुदैर्ध्य घाटियाँ, मतलब जैसे कुछ घाटियाँ तो इस तरफ है, कुछ घाटियाँ ऐसे हैं, मतलब अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ, जैसे है देहरादून। देहरादून, दून एक तरह से कह सकते हैं इनको। इन घाटियों में एक तरह से कह सकते हैं मैदान बने हुए हैं। मैदानों फिर शहरों का विकास हो गया, तो वहाँ पे जब शहरों का विकास हुआ, दून, फिर देहरादून नाम पड़ा। दून यानी घाटियाँ, ठीक है। और इसी तरह वर्त हिमालय की घाटियों में यदि हम बात करें, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, और ये जैसे ये पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कल्चर विकसित होता है। कैसे विकसित होता है? जैसे ऊपर जब बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो जो भी जैसे भोटिया प्रजाति के, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं, वो घाटी में आ जाते हैं, सर्दी से बचने के लिए घाटी में आ जाते हैं। और इनके पास पशुपालन भी रहता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि खानाबदोश पशु चरवाहे हैं। जो क्या होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे घास पिघलती है, घास विकसित होने लगती है, तो अपने पशुओं को लेकर ऊपर चले जाते हैं घाटी से। तो इनका एक कल्चर यहाँ पे विकसित होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, ऊंचाई पर घास के मैदान होते हैं, तो ये भोटिया प्रजाति के अपने पशुओं को लेकर ऊपर की ओर चले जाते हैं। शीत ऋतु में पुनः घाटी में लौट आते हैं। तो एक मतलब तरह कह सकते हैं कि एक संस्कृति है यहाँ पे। और इस क्षेत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ है, फूलों की घाटी वाला। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ना, कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी क्षेत्र में है। कौन से वाले में? उत्तराखंड हिमालय वाले में। आगे बात करें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की, तो यहाँ पे जैसे प्रमुख रूप से तीस्ता नदी है, कंचनजंगा चोटी है, लेप्चा जनजाति है, चाय के बागान और आर्किड वनस्पति यहाँ पे इस क्षेत्र में पाई जाती है। ज़्यादा कोई डिटेल में है नहीं। अरुणाचल हिमालय की बात करें तो यहाँ पे नामचौ बरुआ सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ भी हैं। अन्य नदियों की बात करें तो कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, यहाँ से हर साल एक नदी का आता है क्वेश्चन। दिबांग, लोहित नदियाँ यहाँ पे प्रमुख रूप से हैं। जलप्रपात भी यहाँ पे काफ़ी संभावना है, क्योंकि एक तो यहाँ का धरातल ऐसा है कठोर है, यहाँ पे ऑलरेडी जलप्रपात बने हुए प्राकृतिक रूप से, पानी की अच्छी सुविधा है, तो यहाँ पे जल विद्युत की भी सर्वाधिक संभावना है। भारत सरकार ऐसा प्रयास भी कर रही है। तो देखो, यहाँ पे सौर ऊर्जा की बजाय, पवन ऊर्जा की बजाय यदि हम जल विद्युत पे ध्यान दें, तो क्योंकि वो वहाँ के संसाधन है, ऑलरेडी हमारे पास एक आधारभूत ढांचा है बना बनाया, तो हमें क्यों नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आजकल पॉलिसी भी बनी है कि नॉर्थ ईस्ट में जल विद्युत के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्री वालों को छूट भी दी जा रही है, इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो इसके अलावा मुख्य जनजातियाँ यहाँ पे हैं, मोनपा, बोर, मिसमी, निसी और नागा। और इनका नाम भी है, पर्व श्रृंखलाएँ भी है इन जनजातियों के आधार पर। यहाँ पे जो कृषि है, झूमिंग कृषि, जिसको आप जानते हो ना, स्लेश एंड बर्न, यानी स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। एक बार जलाते हैं, 2-3 साल के लिए काम में लेते हैं, फिर वापस दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली भी नहीं है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। इसके अलावा बात करें पूर्वी पहाड़ियों की और पर्व श्रृंखलाओं की, तो पटकई बूम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा श्रेणी कहाँ पे? नागालैंड में। मिजो श्रेणी कहाँ पे? मिजोरम में है। इसके अलावा यहाँ पे भी झुम जनजाति कृषि होती है, नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र है। बराक नदी, देखो बराक वाला इस साल भी क्वेश्चन आया है। देखो एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं सीपीएफ का एक पेपर दे रहा था, उसमें बराक नदी वाला आया था। अभी कार्डमम पहाड़ियों वाला मैंने बताया था आपको। इन्वायरमेंट जैसे वनस्पति वाला मैं देख रहा था। जो क्वेश्चन आए डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए, मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन। और मेरे से आप पूछो कि ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी है, तो ये 11th की 2 एनसीईआरटी है ना, प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इनको आप छोड़ना मत। 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी, इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल, ठीक है। तो बराक नदी कहाँ पे बहती है? मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। लोकटक झील यहाँ पे है। लोकटक झील के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, तैरते हुए क्या बोलते हैं उनको? द्वीप बोलते हैं, फुमाडीस जिनको बोलते हैं। यहाँ पे लोकटक जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है ना, झील भी है। और फुमाडीस यानी वो बने हुए हैं एक तरह से, आप देखोगे कोई वीडियो देखोगे। और एक संगाई हिरण भी यहाँ पे प्रसिद्ध है, मणिपुर लोकटक झील के आसपास, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय की बात करें तो लोकेशन वाली चीज़ें आ गई काफ़ी। देखो यहाँ से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो बोलते हैं। यू टर्न लेती है कहाँ पे? नामचा बरुआ के पास। आती किस नाम से? दिहांग नदी। फिर लोहित नदी इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जो ना मिसमी, अबोर, डफला, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और तीस्ता नदी का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। तीस्ता नदी का क्वेश्चन कैसे आया था? देखो कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। एक क्वेश्चन तीस्ता नदी का 2-3 साल पहले पूछा गया था, 18-19 के आसपास पूछा गया है कि तीस्ता नदी, उसमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा था कि तीस्ता नदी सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि यहाँ पे देखो मैप में क्या दिख रहा है कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो ऐसे मैपिंग करनी है आपको, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, कहाँ पे आके मिलती है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है ना।
मिजो श्रेणी कहाँ पे है, नागा श्रेणी कहाँ है, पटकोई बूम कहाँ है, गारा खासी जयंती कहाँ पे है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको करना पड़ेगा, कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, आपको दिशा या सजेशन मिल सकते हैं, मतलब आपको बताया जा सकता है कि ऐसे करना है, क्योंकि यार जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो सफलता नहीं मिलने वाली। मेरा तो ये मानना है कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं मैं उनको झूठा वादा नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कर लो, मेरी फाइल पढ़ लो, PDF मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन जाएगा। मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ कि जब तक आप खुद अपने से नहीं करोगे ना तो सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो मतलब ये जोश जुनून बनाए रखो, खुद वर्क करो, हार्ड वर्क करो। ठीक है, आगे दूसरी हमारी जो फिजियोग्राफी है या जो भूआकृतिक प्रदेश है वो है उत्तरी भारत के मैदान। कैसे बना था हमने चर्चा की थी, पहले कॉन्सेप्ट की बात की थी। ठीक है, तो इसमें जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, जलोढ़ निक्षेप किया। जैसे हम बात करते हैं इसमें, जैसे ये हिमालय, ये महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक, फिर एक गड्ढा है, चलो इसको गड्ढे को रहने दो अभी, और यहाँ पे आ गया प्रायद्वीप का पठार, मतलब प्रायद्वीप भारत आ गया, ये प्रायद्वीप का भारत आ गया, ये हिमालय आ गया। अब ये देखो, जिस समय ये बने थे तो ऐसी सलाह कर दी थी, और ये 1 से 2 किलोमीटर का गहरा गड्ढा था। अब नदियाँ आप जानते हो, इधर से भी नदी आ रही है, इधर से भी नदी आ रही है, क्योंकि ढाल तो इस तरफ है ना दोनों का। इधर नदी अवसाद ला रही जमा कर दिया। अब देखो आप ये कह रहे हो आगे फिर अवसाद क्यों नहीं हुआ, तो जितना ढाल था या जितना गड्ढा था भर गया, आगे फिर ढाल किस तरफ हो गया, बंगाल की खाड़ी की तरफ हो गया। तो ये नदियाँ दोनों की तरफ, नदियाँ कहाँ बह रही, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना। इस बात को समझो, तो ऐसे बने ये मैदान। ठीक है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदी के द्वारा जलोढ़ निक्षेप के जमाव से मैदान बने। इनकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, लंबाई तो होगी भाई इनकी मैदान की 3200 किलोमीटर, चौड़ाई होगी 150 से 300 किलोमीटर। इनकी भी ऐसे चौड़ाई लंबाई है। इधर सिंधु है, इधर गंगा यमुना है, इधर ब्रह्मपुत्र वाली सहायक नदी है। गहराई 1-2 किलोमीटर हो गई। और इस मैदान को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, कि भाबर प्रदेश कौन सा है। जैसे भाबर प्रदेश कैसे होगा, ये जैसे पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, तो सर्वाधिक यहाँ पे जब अवसादीकरण होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मोटे कंकड़ पत्थर आएंगे सबसे पहले, जो लुढ़क के नीचे आ जाएंगे। तो ये भाबर प्रदेश है। भाबर प्रदेश में क्या होती है, नदियाँ पत्थरों के नीचे छुपी रहती है, भाबर प्रदेश है। उसके नीचे फिर अवसाद क्या होंगे, छोटे अवसाद होंगे, महीन गाद वगैरह होगा, दलदली क्षेत्र होगा, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई काफ़ी वनस्पति वाला क्षेत्र है। पहले के समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे घनी वनस्पति थी, लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से शरणार्थी आई, उनको बसाने के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वनस्पति का नुकसान कर दिया गया। ठीक है, तो तराई क्षेत्र आज भी है। आप देखना नेपाल ऊपरी, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे तराई क्षेत्र है आज भी। ठीक है, तराई क्षेत्र के बाद में आता है आपका खादर और बांगड़। खादर और बांगड़ में इतना अंतर कि खादर में क्या होता है, नदियाँ प्रत्येक साल क्या करती है, बाढ़ आती है, नई मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी आती है और अच्छी फसलें होती है। बांगड़ क्या पुराने मैदान है। ठीक है, इतना याद रखो। तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, पहले भी मैंने बता दिया था, 2 बार शायद ये चैप्टर आ चुका था किसी न किसी एनसीईआरटी में। तो बाबर प्रदेश हो गया, डिटेल कुछ खास है नहीं, ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आराम से पढ़ लेना इसको। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की यदि बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली से लेकर, कच्छ से लेकर कहाँ तक है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ। अब ये लोकेट करते रहना कहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे, गुजरात में है, और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन आया गया इस साल, कार्डमम पहाड़ियाँ वाला आ सकता है क्वेश्चन, CPF में है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेशन हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, कार्डमम कहाँ पे, तमिलनाडु में, केरल में, उनकी बॉर्डर पे है, देखना। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का यदि हम विस्तार देखें तो उत्तर पूर्व में शिलोंग, मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग, असम के पठार तक इसका विस्तार है। ठीक है, और ढाल किस तरफ है, ढाल यदि हम देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ ढाल वाला, ये क्वेश्चन 2012 से 14 के बीच में आया हुआ है, कि जैसे ये भारत है तो उसमें क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी वो तापी नदी ढाल के कारण पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ढाल तो किस तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो वो ढाल के कारण नहीं बहती है, वो रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए उस तरफ बहती है। जबकि ढाल तो किस तरफ है, दक्षिण, इनका मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम दक्षिण पूर्व की ओर है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। इसलिए अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में आती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो हम बोल रहे हैं ना, अभी चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से आए हुए हैं। यदि मुझे पूछो कि 11th की ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा है, तो यही है, मतलब यही सबसे बढ़िया चैप्टर है, भारत की ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप ये बात मेरी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे यार, मतलब कितना अच्छा चैप्टर है, कितना इसको हम रट्टा नहीं मारना है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाना चाहिए। आगे देखें प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की यदि बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार है, एक मध्य उच्च भूमि है, एक उत्तरी पूर्वी का पठार है। तो दक्कन के पठार की यदि बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी जैसे ये है,
इसको 3 भागों में ऐसे बांट सकते हैं। तो दक्कन का पठार इसको माना गया है, इस वाले रीजन को इन्होंने दक्कन का पठार बोल दिया। फिर मध्य वाली उच्च भूमि हो गई, एक हो गया उत्तरी पूर्वी, 3 भाग हो गए इसके। उत्तरी पूर्वी में क्या आ गया, मेघालय का पठार और कार्बी आंगलोंग का। इधर आ गया विंध्याचल और सतपुड़ा वगैरह मालवा का पठार आ गया। और इस तरफ आ गया आपका पश्चिमी घाट, और क्या हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और कुछ पहाड़ियाँ, आंतरिक पहाड़ियाँ आ गई। ये 3 प्रकार हैं। प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके 3 भाग है, मध्य उच्च भूमि, दक्षिण का या दक्कन का पठार, और उत्तरी पूर्वी उच्च भूमि या पठार। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिमी घाट के भी अलग अलग नाम है, पश्चिमी घाट के बहुत सारे अलग अलग नाम है। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोला गया है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी बोला गया है, केरल में इसको बोला गया अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, मतलब कार्डमम की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। याद रखना, पश्चिमी घाट की ऊंचाई है ना उत्तर से दक्षिण बढ़ती है, ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। मतलब इसीलिए तो देखो, कार्ड जो है आपकी अन्नामुड़ी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंचाई नॉर्थ में, ना, गलत स्टेटमेंट है, कहाँ पे, दक्षिण में। ठीक है, तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा भी है, और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी है, याद रखना, अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर। और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर पश्चिमी घाट पे। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, कहाँ पे, नीलगिरी। और मुख्य पहाड़ियाँ और भी कौन सी है, यहाँ पे जावदी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में जहाँ पे मिलन होता है, कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी ये पहाड़ियों का नाम आया ना, आपकी जिम्मेदारी क्या है, लोकेट करो, मैपिंग करो। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें कौन सा था, मध्य उच्च भाग, मध्य उच्च भूमि में कौन सा आएगा, सतपुड़ा पर्वत आ गया। पूर्वी विस्तार इसका राजमहल पहाड़ियों तक है, मतलब राजमहल पहाड़ियाँ किस तरफ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर। छोटा नागपुर का पठार है जहाँ पे बहुत सारे खनिज है। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, केन, बेतवा, चंबल आदि जो नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है। फिर तीसरा कौन सा था, उत्तरी पूर्वी पठार, जहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट की उत्तरी पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में एक भ्रंश घाटी बनी, जहाँ पे आज का बांग्लादेश बना हुआ है, चिकन नेक जो है ना वहाँ पे, ये अलग हो गया था। बाद में जलोढ़ निक्षेप मैदान बना, और मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्रायद्वीपीय पठार का ही आगे का विस्तार है। याद रखना, ये स्टेटमेंट आया हुआ है, ऐसे इसको मानना। मेघालय के पठार में मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इनका भी क्रम देखना, यदि पश्चिम से पूर्व की ओर देखें गारो, खासी, जयंतिया, पूर्व से पश्चिम की ओर जयंतिया, खासी, गारो। ये तीनों क्या है, पहाड़ियाँ हैं। मेघालय के पठार की जनजाति भी है, 3 जनजाति के आधार पर इनका नाम पड़ा है, और भाषाई क्षेत्र भी है। ठीक है, भाषाई ग्रुप भी है। इसके अलावा असम में कार्बी एंगलोंग भी इसके आगे का विस्तार है। मेघालय का पठार, यहाँ पे कौन से खनिज निकलते हैं, लोहा, यूरेनियम, सिलिमेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। सर्वाधिक वर्षा भी होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है अपने मानसून की, वो सीधी टकराती है यहाँ पे आके। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, लेकिन पढ़ते हैं, जारी रखते हैं इसको। एक ही चैप्टर में पूरा चैप्टर आना चाहिए, एक ही लेसन में, एक ही वीडियो में। आगे भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल कैसे बना है दोस्तों, इसको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये भारत की भूमि है, ठीक है, यहाँ पे चलो इसको बनाते हैं। तो ये भारत का मरुस्थल है, यहाँ पे कैसे बना। एक तो आप जानते हो यहाँ पे तो है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, और अरावली पर्वतमाला है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इंडियन मानसून आता है, जैसे अरब की शाखा वाला या बंगाली खाड़ी शाखा वाला जब आता है मानसून, ठीक है, तो अरब की सागर क्या है, यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं है, इस पर कोई ऊंचा वाला क्षेत्र नहीं है, ऊंचा नहीं है, कोई पर्वत नहीं है। तो ये क्या करती है, अरब की शाखा इसके समानांतर निकल जाती है, इस यहाँ पे कोई वर्षा नहीं करती, क्योंकि अवरोध कारक नहीं है कोई। यदि यहाँ पे कोई अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसी होती तो यहाँ पे वर्षा होती। अदरवाइज क्या होता है, ये शाखा वाली जो होती है ना हवाएं, यहाँ से सीधी चली जाती है और हिमालय में जाके वर्षा करती है। ठीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये होता है, जब पूर्वी मतलब शाखा आती है, बंगाल की खाड़ी से आती है, तो एक तो वर्षा कम होने लगती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है शुष्क होने लगती है। दूसरा, अरावली पर्वतमाला की पश्चिम वाला पार्ट वशिष्ठ छाया प्रदेश बन गया। तो ये 2 बड़े रीजन है कि यहाँ पे मरुस्थलीकरण का कारण है। पहले यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि एक समय सागर था, 33 महासागर के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये कारण भी है, क्योंकि यहाँ पे आज खनिजों की बात करें तो ऑयल, पेट्रोलियम मिलते हैं, गैस मिलती है, नमक के अवशेष, लवणीय अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समय सागर हुआ करता था। लेकिन बाद में जब दशाएं ऐसी बनी कि क्लाइमेट के कारण शुष्कता आ गई और मरुस्थल बनने लगा। ठीक है, तो वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर या 150 मिलीमीटर है, और शुष्क वनस्पति रहित है। मेसोजोइक काल में यहाँ पर समुद्र का हिस्सा माना जाता है। आकल यहाँ पे क्या है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, 1-2 क्वेश्चन आया था 2019-20 में, कि यहाँ पे आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है। और इसके अलावा जैसलमेर के निकट क्या है, एक ब्रह्मसर नामक जगह है। ब्रह्मसर, सर यानी तालाब होता है, ब्रह्म यानी जगह होगी कोई, ब्रह्मसर के आसपास एक समुद्री निक्षेप के साक्ष्य मिले। महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे लूनी नदी है, मरुस्थली नदी है लूनी नदी।
ठीक है। इसके अलावा तटीय मैदानों की बात करें, तटीय मैदान कौन से, जैसे ये हमारी भूमि है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, तो इस रीजन में क्या है, यहाँ पे मैदान भी बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ वाला मैदान ज़्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ नदियाँ डेल्टा लाकर बड़े मैदान बना देती है, और यहाँ वाला सकरा मैदान है और वो भी पानी में डूब गया, कुछ था तो इसका पानी में क्या बोलते हैं उसको, निमज्जित हो गया, डूब गया, इसलिए ये वाला मैदान बहुत छोटा है। ठीक है, जबकि ये मैदान क्या है, बड़े मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो जलमग्न तटीय मैदान है, संकीर्ण तटीय है, पतनों का यहाँ पर वो बंदरगाहों का विकास के लिए प्राकृतिक दिशा है। ठीक है, ये पश्चिम वाला इस मामले में ठीक है कि यहाँ पे बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक स्थिति अच्छी है। इसके अलावा प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से, कांडला, मजगांव, मारमागांव, गोवाला, मैंगलोर, कोचिन। और तटीय मैदानों का नामकरण देखें, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे नामकरण देखें तो गुजरात में इसको बोल देंगे कच्छ या काठियावाड़ तट हो गया, महाराष्ट्र गोवा का कोंकण तट हो गया, कर्नाटक केरल का हो गया मालाबार तट हो गया। पश्चिमी तट की ओर बनने वाली नदियाँ कौन सी यहाँ पे, नर्मदा व तापी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि रिफ्ट वैली में बहती है। आगे आगे का जो चैप्टर होगा उसमें और नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कयाल भी है। कयाल क्या होता है, कयाल होता है जैसे बैक वाटर्स, मतलब लेक कह सकते हैं इनको, जैसे ये हमारी भूमि है तो यहाँ पे जैसे कुछ पार्ट ऐसे अपरदन के कारण बना हुआ है, ऐसे 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 बना हुआ है, तो यहाँ पे जल भर जाता है इनमें ना, अस्थायी झीलें बन जाती है, तो इनको बोलते हैं बैक वाटर या कयाल, या एक तरह से लवणीय झील हो सकती है। ठीक है, तो अंतस्थलीय नौकायनी यहाँ पे प्रतियोगिता होती है। जैसे केरल में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष नेहरू ट्रॉफी होती है, वो कहाँ पे होती है, वल्लामकली नौका दौड़ बोलते हैं उसको, कहाँ होती है, पूर्णामद्दा कयाल में होती है। ये फैक्ट आट सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया तो यहाँ से फैक्ट आए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो ये पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े हैं। नदियों द्वारा डेल्टा होता है। महाद्वीप शेल्फ यानी महाद्वीपीय मगध तट की चौड़ाई यहाँ पे 500 किलोमीटर है। यहाँ पे पतन और पोताश्चर्य का विकास कम है, क्यों है कि यहाँ पे बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको तट तक पहुँचने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और तमिल व आंध्र तट को बोलते हैं कोरमंडल तट, और उड़ीसा को बोलेंगे उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। तो ये एक सामान्य जानकारी है, आराम से समझ में आ गई होगी। आगे है फिर द्वीप समूह। द्वीप समूह दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है, इसको अभी रीडिंग मार देते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, लास्ट टॉपिक है द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह याद रखना थोड़ा सा, ये यहाँ पे मैंने फाइल ये मतलब पेज क्यों चिपकाया, क्योंकि इसकी डिटेल अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 द्वीप समूह, एक तो बंगाल की खाड़ी वाले, दूसरा अरब सागर वाला। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, और इनका विस्तार कहाँ से, 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 92 से लेकर 94 में क्या है आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार अक्षांश पूछे जा सकते हैं। ऋषि द्वीप समूह और लब्रिंथ द्वीप, यहाँ 2 प्रमुख द्वीप है, तो ये ऋषि द्वीप और लब्रिंथ द्वीप पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे, बंगाली खाड़ी वाले की तरफ है यहाँ प्रमुख। इसके अलावा बंगाली खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, एक उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। याद रखना अंडमान निकोबार जो है ना, जो हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट की, जो देखा था नॉर्थ ईस्ट का हिमालय है, तो वहाँ से क्या होता है, म्यांमार की एक अर्कानयोमा पर्वत श्रृंखला है, उसी का जल का विस्तार आगे। तो ये मुख्य रूप से प्रवाल विधियों का नहीं बना है, लक्षद्वीप मुख्य रूप से प्रवाल विधियों का बना है, जबकि अंडमान निकोबार किसका बना है, पर्वत आंतरिक पर्वतमाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बेरन आइलैंड पूछा गया, ये क्वेश्चन 2018-19 में आया। बेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवन ज्वालामुखी है, ये हाल ही पिछले सालों में वापस सक्रिय भी हुआ था। ठीक है, जीवन ज्वालामुखी है, भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों गोलार्धों से बना हुआ है। यहाँ पे कुछ चोटियाँ भी है, जैसे इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी है, उत्तरी अंडमान में 738 मीटर। इसके अलावा माउंट डियोवली मध्य अंडमान में। ये कुछ यहाँ से कुछ कुछ कई बार फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, और पश्चिमी तट की बात करें तो कुछ प्रवाल निक्षेप है। प्रवाल आप जानते हो, प्रवाल क्या होता है, प्रवाल मूंगा चट्टानी जो होती है। ठीक है, पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों की सैवनी वर्षा होती है और भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री नहीं होगा, 8 डिग्री होगा, यहाँ पे गलती है, 8 डिग्री है, 80 डिग्री तो यहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर, और 71 से 74 क्या है, देशांतर ईस्ट, पूरी देशांतर हो गया। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह है प्रवाल निक्षेप से बना, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसका बना, आंतरिक पर्वत श्रृंखला है, और ये क्या है, प्रवाल निक्षेप है, मतलब प्रवालों के कारण भी क्या बनते हैं, द्वीप बनते हैं। यहाँ 36 द्वीप है, और इनमें इनमें से 11 पर मानव बसा हुआ है। मिनिको सबसे बड़ा द्वीप है, आप लोकेशन देखना मिनिको द्वीप कहाँ पे है। यहाँ पे जो द्वीप आए थे ना रिची, ये मतलब और कोई ये जो द्वीप थे यहाँ पे, इनकी लोकेशन देखना आप। ठीक है, और मिनिको सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है, ये याद रखना, 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है। उत्तर में अमिनी द्वीप है और दक्षिण में कन्नानौरी द्वीप है।
इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएँ, सिंगिल, गोलास्मिकाएँ, गोलास्म पूरी तौर पर पाए जाते हैं। तो ये मतलब हमारा एक चैप्टर था 11th क्लास की ज्योग्राफी का। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत आसान भाषा में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप लगातार इन लेसन को लाइक और शेयर करते रहना। मैं ऐसे लगातार लेसन एनसीईआरटी के बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।